नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीपीएम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 8 चैप्टर सेकंड द एज ऑफ रिवोल्यूशन पार्ट 2। एज ऑफ रिवोल्यूशन में क्रांतिकारियों का जो युग था, एज थी, दौर था, उसमें अमेरिकन क्रांति और फ्रेंच क्रांति को इंक्लूड किया गया है। तो इसका पार्ट आज सेकंड करने जा रहे हैं, अमेरिकन रिवॉल्यूशन एंड वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इसमें हमने बताया पहले अमेरिका में जो क्रांति हुई थी वो कारण, उसके क्या क्या कारण ऐसे थे कि अमेरिका में ये क्रांति घटित हुई। देखिए, पहले हमने लास्ट वीडियो में हमने पहले वाले वीडियो में हमने ये बताया था आपको, कुछ एक ऐसे इम्पोज्ड या कुछ एक ऐसे लेटेस्ट एक्टिविटीज़ थी गवर्नमेंट की, वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की कुछ एक रिस्ट्रिक्शन लोगों पे लगा दिए गए थे। तो उसमें एक था बैन ऑन एक्सपेंशन ऑफ कॉलोनीज। अब ये जो पहले हमने बताया था आपको, पूरा का पूरा जो ये अमेरिका है, ये जो कॉलोनी यहाँ इधर इधर बसी हुई थी, 13 कॉलोनी थी, 13 कॉलोनियाँ थी, जिसका ये ब्रिटेन के अंडर में, डायरेक्ट ब्रिटेन के अंडर में थी ये। तो ये लोग इधर की तरफ ये एक्सपेंशन, ये लोग इधर अपनी बस्तियों को बढ़ाना चाहते थे। कॉलोनीज एक्सपेंडेड themselves by defeating नेटिव अमेरिकन इन वेरियस वार्स। इन अमेरिकन जो यहाँ अमेरिका के लोग थे, इनको हरा कर ये इधर बढ़ाना चाहते थे। दे वांटेड टू एक्सपेंड द वेस्ट, वेस्ट की तरफ बढ़ना चाहते थे। हाउएवर, यद्यपि किंग जॉर्जिया थर्ड ऑफ इंग्लैंड डिड नॉट अलाउ देम टू डू सो। यद्यपि किंग जॉर्ज थर्ड ने इनको ऐसा करने से मना कर दिया। ही वांटेड टू अवॉइड मोर ए वार्स। अब वो वार्स, ज़्यादा वार्स नहीं चाहता था, युद्ध नहीं चाहता। ही हिमसेल्फ वाज इंटरेस्टेड इन डायरेक्ट ट्रेड विद नेटिव अमेरिकन्स। अब देखिए, इसमें इनका भी स्वार्थ था, ब्रिटेन का था ना, किंग जॉर्ज थर्ड, वो डायरेक्ट ट्रेड विद नेटिव अमेरिकन्स। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक और, ये अमेरिका है, ये ब्रिटेन है। तो ये डायरेक्ट को इससे व्यापार करना चाहता है। इनको कह रहा था आप इधर मत बढ़ो, आप इनके साथ कुछ व्यापार ना करो, ना इधर आप अपना साम्राज्य बढ़ाओ। ये डायरेक्ट खुद इनके साथ ट्रेड करना चाहता था। दिस लीड टू एन आउटरेज अमंग द कॉलोनिस्ट। इसके अंदर, इसके कारण लोग, वहाँ के कॉलोनीज के लोग थे, उनमें एक असंतोष की भावना जागृत हो गई। इम्पोजिशन ऑफ द न्यू टैक्सेस। अब क्या है, आरोपण, नई टैक्सेस का उन पे आरोपण लगा दिया, मतलब नए नए टैक्स उन पे थोप दिए गए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज इन्वॉल्व इन सेवरल वार्स, आइदर इन द लोकल वार्स विद द कॉलोनिस्ट और द अदरवाइज। देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, कई वार के अंदर उलझी हुई थी, चाहे वो लोकल की बात हो, चाहे अदर कंट्रीज के साथ हो। इट नीडेड, देखो वार जब होता है तो वहाँ खर्चा बहुत लगता है, फंड, इसके लिए पैसा चाहिए थे गवर्नमेंट को, कौन सी, ब्रिटेन गवर्नमेंट को। दिस मनी वाज रेज्ड बाय इम्पोजिंग न्यू टैक्स ऑन एवरी ओकेजन। अब ये पैसा कहाँ से आएगा, ये पैसा नए नए टैक्स थोप दिए गए थे। जो कॉलोनीज थे, कॉलोनी बना के जो अमेरिका के अंदर रह रहे थे ना, यूरोपियन कंट्रीज के लोग, उन पे थोप दिया गया। इन 1764 के द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द शुगर एक्ट। देखिए, शुगर एक्ट, चीनी एक्ट, शुगर एक्ट कब पास किया गया, 1764 के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको पास कर दिया। इट इम्पोज्ड एक टैक्स ऑन शुगर इंपोर्ट्स। ये क्या कहता है, ये रूल क्या कहता है, ये जो चीनी का जो आयात करेंगे उसके ऊपर इन पे टैक्स बढ़ा दिया, चीनी का आयात। अब इनका देखिए, ब्रिटेन, ये अमेरिका वालों, इनको कहता था, ब्रिटेन कहता था ये जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे वो हमारे साथ ही करोगे आप। तो इन्होंने कहते चीनी आप यहाँ से नहीं खरीदो, यहाँ से इधर उधर से आप नहीं, हमारे से ही चीनी लोगे। और चीनी लोगे तो उसके ऊपर इन्होंने टैक्स भी लगा दिया। क्या लगा दिया, टैक्स भी, शुगर एक्ट पास कर दिया। अब अगला कार्य इन्होंने कहा, इट इम्पोज टैक्स ऑन शुगर इम्पोर्ट। इट इन 1765 द स्टैम्प एक्ट वाज पास। स्टैम्प एक्ट पास कब किया गया, 1765 के अंदर। इट मेड बियरिंग ऑफ रेवेन्यू स्टैम्प कंपल्सरी ऑन आल लीगल डॉक्यूमेंट। सारे के सारे, जैसे आज स्टैम्प एक्ट बना हुआ है हमारे इंडिया के अंदर भी स्टैम्प ड्यूटी लगती है, स्टैम्प एक्ट बना हुआ है, जैसे कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट हो तो उसके ऊपर सरकारी जो स्टैम्प लगती है वो। इट मेड बियरिंग ऑफ रेवेन्यू स्टैम्प कंपल्सरी
ऑन आल लीगल डॉक्यूमेंट, सारे लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर ये स्टैंप लगाना जरूरी था। दिस टाइम द कॉलोनिस्ट रिफ्यूज टू पे द टैक्स, इस टाइम कॉलोनीज वालों ने रेफ्यूज कर दिया, ना कर दिया, भी हम टैक्स नहीं भरेंगे। दे प्रोटेस्टेड दैट द ब्रिटिश पार्लियामेंट डिड नॉट हैव द राइट, अब ये क्या कहते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये क्यों नकार दिया, रिफ्यूज टू पे टैक्स, दे प्रोटेस्टेड दैट द, उन्होंने विरोध किया क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट डिड नॉट हैव द राइट टू चार्ज एनी टैक्स ऑन द कॉलोनिस्ट हैड नो रिप्रेजेंटेशन, क्या कहते हैं, कॉलोनी वालों ने चुनकर अपना प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेशन होता है प्रतिनिधि, ब्रिटिश पार्लियामेंट में नहीं भेजा है तो हम टैक्स नहीं देंगे। द लीडर ऑफ द मैसेच्यूसेट्स कॉलोनी, वहाँ एक कॉलोनी का नाम है जो 13 कॉलोनी थी ना अमेरिका के अंदर, वहाँ एक कॉलोनी का नाम था मैसाचुसेट्स कॉलोनी, मोबाइल्स दी रिप्रेजेंटेटिव और अदर कॉलोनीज अगेंस्ट दिस लॉज, क्या कहते हैं, जुटाए द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द अदर कॉलोनीज अगेंस्ट दिस लॉज, इस लॉ के अंदर उन्होंने इस कॉलोनी वालों लोगों ने, इस जो कॉलोनी था इन वालों ने और कॉलोनियों के साथ संपर्क साध कर इस लॉ के विरुद्ध, कौन सा लॉ, ये जो स्टैंप एक्ट बनाया गया था और शुगर एक्ट बनाया गया था, इनके विरुद्ध इन कॉलोनी वालों ने और कॉलोनियों से मिलकर इनके विरुद्ध लामबंद हो गए। अब एक नारा दिया गया, देखिए, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन भी प्रतिनिधित्व तो नहीं है तो हम टैक्स नहीं देंगे। देखिए बहुत बड़ा एक नारा दिया गया था। बाद की जो भी क्रांतियाँ आई थी, चाहे हम फ्रेंच क्रांति की बात करेंगे, चाहे रशियन क्रांति की बात करेंगे, वहाँ इसका इफेक्ट हुआ था, ये नारा वहाँ भी लगा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर, नो टैक्सेशन, बिना टैक्स, देखिए जब तक प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक हम टैक्स नहीं देंगे। वाज गिवन हियर, इट इज़ द मोस्ट important, it is the most famous slogan of the American Civil War. In this manner the people from the America colonies stood united, इस प्रकार वो अमेरिकन के जो कॉलोनीज थे वहाँ के लोग इकट्ठा हो गए, एक हो गए। अल्टीमेटली पूरी तरह से दे फोर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू विदड्रॉ द स्टैंप एक्ट, और निश्चित तौर पर इन्होंने विड्रॉ कर दिया स्टैंप एक्ट, इतना फोर्स कर दिया लोगों ने कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो जो स्टैंप एक्ट था वो वापस लेना पड़ा था। ग्रेट थिंकर्स एंड फिलोसोफर, देखिए जो भी क्रांतियाँ हुई हैं, चाहे भारत की बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, चाहे रशिया की बात करें, चाहे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें, वहाँ उन क्रांतियों पर ग्रेट थिंकर्स, जो महान थिंकर्स थे एंड फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, उनका बहुत इफेक्ट पड़ा है। ग्रेट थिंकर्स एंड फिलोसोफर लाइक थॉमस जेफरसन, थॉमस पेनी, जॉन लैक एंड जॉन मिल्टन इंस्पायर्ड पीपल टू राइज एंड फाइट अगेंस्ट द रिप्रेसिव कॉलोनियल रूल, क्या कहते हैं, इन दार्शनिकों ने लोगों को उकसाया, लोगों को प्रेरित किया कि ये जो रिप्रेसिव, ये दमनकारी, रिप्रेसिव होता है दमनकारी, जो कॉलोनियल, जो औपनिवेशिक रूल बना रखा है ब्रिटेन वालों ने, इसके विरोध में हो जाइए। थॉमस जेफरसन स्टेट दैट अमेरिकन पीपल हैड द राइट, क्या कहता है, अमेरिकन पीपल हैड द राइट टू रिवोल्ट अगेंस्ट द अनजस्ट गवर्नमेंट। थॉमस जेफरसन एक दार्शनिक था, उसने क्या कहा कि अमेरिका के लोगों को इस रिवोल्ट, क्रांति लाने का, ये विद्रोह करने का हक है। ये जो अनजस्ट, अन्यायकारिणी, जो अन्यायकारिणी जो गवर्नमेंट है, अन्याय कर रही है जो गवर्नमेंट, इसके विरुद्ध में हक है अमेरिका के लोगों को। थॉमस पेने गाइडेड पीपल थ्रू पंपलेट छुपवाए, किसने छुपवाए, थॉमस पेने ने। एंड आर्टिकल लेख लिखे ऑन द सेम मीन्स भी इसी मैटर के ऊपर बहुत बड़े बड़े लेख लिखे। जॉन लेक के प्रोपोगेटेड, प्रसारित किया, जॉन लेक वो भी एक दार्शनिक था, उसने भी प्रसारित किए दैट ऑल मेन आर इक्वल एंड दे हैव सेम राइट, ऑल मेन सब लोग एक हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, दे हैव सेम राइट, और सारे सभी को एक जैसे राइट मिले हैं। दीज इंटेलेक्चुअल, ऐसे जो बुद्धिजीवी वाले, प्रिपेयर्ड द अमेरिकन्स टू फाइट अगेंस्ट, ऐसे जो बुद्धिजीवी विचार थे जो दार्शनिकों द्वारा तैयार किए गए थे, ऐसे विचारों ने अमेरिकन्स लोगों को टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट लड़ने के लिए तैयार किया। बिगिनिंग ऑफ
सॉरी, beginning of the revolution, Boston Tea Party. The Boston Tea Party, the British government wanted to prove that the British Parliament had to right to tax on colonies. अब ब्रिटिश पार्लियामेंट गवर्नमेंट क्या कहती है कि ब्रिटेन के गवर्नमेंट को ये रूल, ब्रिटेन के पार्लियामेंट को ये रूल बनाने का हक है कॉलोनीज के ऊपर टैक्स थोपने का, क्योंकि ये कॉलोनी ब्रिटेन की है. इट इम्पोज ड्यूटी ऑन टी इन 1733 में उसने टी पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी. दिस वाज शार्पली क्रिटिसाइज्ड बाय द कॉलोनिस्ट. चाय के ऊपर कर लगा दिया, चाय का इंपोर्ट करोगे. देखो पहली बात तो चाय जो लोगे ना हमारे से लोगे, आस पास के कंट्री से किसी से भी नहीं लोगे, हमारे से लोगे. और हमारे से भी लोगे ना तो उसके ऊपर ड्यूटी लगेगी, इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी. तो इसके विरोध में भी वहाँ के लोग हो गए. दे रिफ्यूज टू अनलोड टी कंसाइनमेंट फ्रॉम चाइना. देखिए अब वहाँ के जो लोग थे ना, दे रिफ्यूज टू अनलोड. जब चाय वहाँ से आई ना, ब्रिटेन कहीं से जहाँ से भी मंगवाई इन्होंने, ब्रिटेन वालों ने भेजी, रिफ्यूज़ कर दिया उतारने के लिए. टी कंसाइनमेंट जो उस जिसके अंदर चाय आई थी फ्रॉम चाइना, चाइना से आई थी चाय थी ना, वो चाइना वालों ने शुरू करवाई थी सबसे पहले. चाइना वालों ने इधर उधर इसके पौधे को लगाया था. एट द बोस्टन हार्बर्स, बोस्टन बंदरगाह पर जो चाइना की चाय उतरने लगी तो उतारने से मना कर दिया. द कॉलोनिस्ट प्रोटेस्टेड इन ए वेरी यूनिक वे. कॉलोनीज वालों ने अपने एक अलग तरीके से अपने आप को प्रोटेस्ट किया, रक्षा की. दे ड्रेस्ड अप एज रेड इंडियंस. वो रेड इंडियंस की ड्रेस में आए. बोर्डिड द शिप अपने मतलब साइड में लगाई उसको, शिप को. थ्रू 342 क्रेट्स, जो चाय के भरे हुए क्रेट थे ना 342, इनटू द सी. क्रेट्स ऑफ टी इनटू द सी, मतलब समुद्र के अंदर उन्होंने उतार दिए, फेंक दिए. दिस इंसिडेंस इज नोन एज द बोस्टन टी पार्टी. वेरी इंपॉर्टेंट, बोस्टन टी पार्टी घटना इसको बोलते हैं, बोस्टन टी पार्टी की घटना बोलते हैं. द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिगार्डेड इट इज एन ओपन रिवोल्ट. अब जब ऐसे कॉलोनिस्ट वालों ने सारी की सारी चाय समुद्र के अंदर फेंक दी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको एक ओपन चैलेंज मांगा भी, अरे आप हमारे अंडर में हो और आप विरोध कर रहे हो हमारे विरोध में. क्लोज द बोस्टन पोर्ट, इसलिए ब्रिटेन वालों बंद कर दिया बोस्टन पोर्ट को. एंड कैंसल ऑल द राइट ऑफ द लोकल काउंसिल. और जो लोकल काउंसिल बनी हुई थी ना, देखिए एक तो लोकल काउंसिल, ये तो ब्रिटेन गवर्नमेंट पार्लियामेंट है, एक ये अमेरिका वाले हैं, ये कॉलोनीज हैं. यहाँ एक लोकल बनी हुई थी जो यहाँ के लोग इसको लोकल परिषद को चुनकर भेजते थे. अब उसको कैंसिल कर दिया गया जैसे ये विद्रोह हुआ. दे सेंट ट्रोप्स टू सुपरस. ट्रोप्स मीन्स सैनिकों की टुकड़ी. सैनिकों की टुकड़ी भेजी सुप्रस दबाने के लिए, द रिवोल्ट को दबाने के लिए. देयर फॉर दी कॉलोनीज प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर ए फाइट. कॉलोनी वालों ने भी अपने आप को प्रिपेयर किया उसके सामने लड़ने के लिए. नेक्स्ट देखिए, फिलाडेल्फिया कांग्रेस 1774. फिलाडेल्फिया कांग्रेस 1774. द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल कॉलोनीज गैदर्ड एट फिलाडेल्फिया. देखिए जो कॉलोनी 13 कॉलोनी थी ना, वहाँ के जो प्रतिनिधि थे, वहाँ के जो नेता थे, वो इकट्ठा हो गए 1774 में फिलाडेल्फिया में इकट्ठे हुए. दिस इज नोन एज द फिलाडेल्फिया कांग्रेस. इसी को फिलाडेल्फिया कांग्रेस के नाम से जाना जाता है. द रिप्रेजेंटेटिव्स कंडमन द लॉज पास बाय द, कंडमन होता है उसको डिक्लाइन, मतलब उसकी क्रिटिसाइज करना, जो लॉ बनाया था उनको निंदा करना. कंडमन होता है निंदा करना. द लॉ पास बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. दे प्रिपेयर्ड ए पेटिशन, एक पेटिशन याचिका डाली, एंड डिमांडेड विड्रॉल और एन एक्ट पासिस इन 1765. 1765 के बाद जो भी कानून बनाए गए थे ना, अन्यायकारी कारण जो बनाए गए थे ना कानून, उनको वापस लेने के लिए याचिका डाली. दिस वाज द ओल्वी ब्रांच पेटिशन. इसको क्या कहते हैं? ओल्वी ब्रांच पेटिशन. ओल्वी ब्रांच पेटिशन इसका नाम था, ओल्वी ब्रांच पेटिशन.
द ब्रिटिश गवर्नमेंट रेफ्यूज टू विड्रॉल द फैक्ट। अब ब्रिटिश पेटिशन तो डाली थी उन्होंने, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको विड्रॉल करने से मना कर दिया। दिस लीड टू द डिक्लेरेशन ऑफ द वार अगेंस्ट इंग्लैंड। अब जब मना कर दिया तो अब इन अमेरिका वालों ने इनके विरुद्ध क्रांति का घोषणा कर दी। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 1776 के अंदर अब अमेरिका के अंदर जो कॉलोनीज थी 13 कॉलोनीज थी, उन्होंने अपना आज़ादी की घोषणा कर दी। हम आज से आपका कोई भी नियम रूल रेगुलेशन कुछ भी नहीं मानेंगे, आज से हम अपने आप को आज़ाद करते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑल कॉलोनीज वंस अगेन मीट एट फिलाडेल्फिया। क्या कहते हैं, जो उस कॉलोनी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, नेता लोग थे, एक बार फिर वो इकट्ठे होते हैं। कहाँ इकट्ठे होते हैं? फिलाडेल्फिया में। दे अडोप्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। ये इन्होंने इकट्ठे होकर कहा आज से हम इसको डिक्लेयर करते हैं, अडोप्ट करते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। इट वाज रिटन बाय थॉमस जेफरिन्स। ये जो डिक्लेरेशन था किसके द्वारा लिखा गया? थॉमस जेफरिन्स के द्वारा। द डिक्लेरेशन इज कंसिडर्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। इसी को मैग्ना कार्टा ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, अमेरिका की आज़ादी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इट ओपन द पाथ ऑफ डेमोक्रेसी। इसने डेमोक्रेसी लोकतंत्र का रास्ते की ओपन किया। एंड नेशनलिज्म राष्ट्रवाद का इन अमेरिका के अंदर एंड थ्रू आउट, इसके द्वारा द वर्ल्ड। देखिए सबसे पहले जो मैग्ना कार्टा ऑफ अमेरिका है ना, अमेरिकन इंडिपेंडेंस है, इसने सबसे पहले लोकतंत्र का रास्ता साफ किया, उसके बाद राष्ट्रवाद का अमेरिका के अंदर, उसके बाद पूरे ये जो क्रांति के इफेक्ट बता रहे हैं आगे आएगा। इसके बाद वाले जो क्रांतियाँ थी इससे प्रभावित थी और ये रास्ता साफ करने का एक मतलब क्रांति मानी गई है। इट क्लियरली स्टेटेड दैट द सुप्रीम सोर्स ऑफ पावर वाज द पीपल। इसने स्पष्ट रूप से कह दिया सबसे पावरफुल है वो लोग हैं। इट इनेबल्स अमेरिकन टू फाइट देयर वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इसने इस विचार भावना ने लोगों को एकमत किया अमेरिकन टू फाइट देयर वार ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए एक किया। द कॉलोनीज हैड ऑल द राइट टू बी फ्री। कॉलोनीज अब फ्री है एंड इंडिपेंडेंट, आज़ाद रहने के लिए फ्री है। द डिक्लेरेशन घोषणा वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द पीपल हैव द राइट टू सेट अप देयर और गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट का चुनाव कर सकते हैं, अब स्वतंत्र है। इट सर्व्ड एज ए ग्रेट ब्लो टू इम्पेरियलिज्म। इट सर्व्ड, ये सर्व्ड था, ये घोषणा थी, एज ए ग्रेट ब्लो, बहुत अच्छी तरह से फैली चली, टू इम्पेरियलिज्म के लिए। इट इनकर्ज्ड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। इनकर्ज, ये क्या है? ये जो क्रांति थी ना, इसने इनकर्ज किया, लोगों को उत्साहित किया एक क्रांतिकारी मूवमेंट्स, आंदोलन चलाने के लिए थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर। आल्दो द वार वाज बिटवीन द कॉलोनीज, आल्दो यद्यपि द वार वाज बिटवीन किस के मध्य? द कॉलोनीज के मध्य, जो उपनिवेश थे, 13 उपनिवेश थे ना अमेरिका के अंदर, ब्रिटेन के अंडर में थे जो, एंड इंग्लैंड, अदर कंट्रीज आल्सो नॉट गोट इन्वॉल्व, अदर कंट्रीज भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगी। फ्रांस वाज ए मेजर अलाय टू द कॉलोनीज, फ्रांस समर्थक था। देखिए फ्रांस ने इन कॉलोनीज, जैसे ही कॉलोनीज वालों ने औपनिवेशिक जो कॉलोनीज थी ब्रिटेन की, उन्होंने जो विद्रोह किया, फ्रांस भी इनकी साथ देने लग गया। इट हेल्प द अमेरिकन फाइट फॉर देयर फ्रीडम, ये अमेरिकन को उनकी फाइट, आज़ादी की लड़ाई में हेल्प मिली। द वार ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी की लड़ाई। द डिक्लेरेशन बिकम द इमीडिएट रीजन फॉर द बिगिनिंग ऑफ वार। जो आज़ादी का जो घोषणा पत्र था वो एक रीजन था, इमीडिएट तत्कालीन रीजन था रिवॉल्यूशन शुरू होने का। द कॉलोनीज, जो कॉलोनीज थी ना, लीड बाय जॉर्ज वाशिंगटन, उनका जो नेतृत्व करता था ना, 13 जो कॉलोनी थी अमेरिका के अंदर, जो इस साइड के अंदर 13 कॉलोनी थी, इनका नेतृत्व तो किया था किसने? जॉर्ज वाशिंगटन ने। किसने? जॉर्ज वाशिंगटन ने। फॉट मैनी बैटल्स एंड अल्टीमेटली डिफीटेड इंग्लैंड, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी और आखिर में जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में इंग्लैंड को हरा दिया गया। द वार कैम टू एंड विद द ट्रीटी ऑफ पेरिस, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह से
काफ़ी बार ये पूछा गया कंपटीशन IAS HCS के अंदर। ट्रीटी ऑफ पेरिस किस किस के मध्य हुई थी? इट वॉज साइंड बिटवीन द कॉलोनीज। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट, इट वॉज साइंड बिटवीन द कॉलोनीज एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन सितंबर 1783। सितंबर 1783 के अंदर पेरिस की संधि हुई थी। किसकी संधि? पेरिस की संधि हुई थी किस किस के बीच में? कॉलोनीज एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर। और इस टाइम जो जॉर्ज वाशिंगटन इसका नेतृत्व करता था। ये भी स्टैट्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में, द स्टैट्यू ऑफ लिबर्टी सिचुएटेड ऑन द न्यूयॉर्क के अंदर है। वाज गिफ्टेड बाय द फ्रेंच टू द अमेरिकन। ये फ्रेंच अमेरिका को दी गई थी, फ्रेंच वालों की तरफ से। इट वाज डेडिकेटेड ऑन October 28, 86। द डेट ऑफ द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इज इंस्क्राइब्ड ऑन इट। इट इज़ द फिगर ऑफ द रोमन गॉडनेस ऑफ फ्रीडम। ये इट इज़ द फिगर, एक फिगर है, इसकी मूर्ति है, रोमन गॉडनेस, रोमन का देवता था, आज़ादी का देवता, उसकी ये फोटो है। बर्थ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज द इंडिपेंडेंस ऑफ द 13 कॉलोनीज एज पर द ट्रीटी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज, क्या कहता है, रिकॉग्नाइज किया द इंडिपेंडेंस ऑफ द 13 कॉलोनीज एज पर ट्रीटी के अकॉर्डिंग पहचान की। दीज कॉलोनीज कैम टुगेदर एंड फॉर्म द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देखिए अब 13 जो कॉलोनियाँ थी ना, ये इस साइड वाली, ये इकट्ठी हो गई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ, इकट्ठी का नाम रखा, क्या नाम रखा? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्या नाम रखा? USA। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान वाज ड्राफ्टेड। इट डिक्लेयर्ड द USA एज ए रिपब्लिक। USA को लोकतांत्रिक देश माना गया। रिपब्लिक इज ए फॉर्म ऑफ, क्या है रिपब्लिक? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऐसा एक फॉर्म है, नमूना है ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का। वेयर द हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड, जहाँ का जो हेड होता है वो इलेक्टेड, चुना जाता है लोगों के द्वारा। इट अपोजिज द सिस्टम ऑफ मोनार्ची। मोनार्ची जो एक किसी आदमी की गवर्नमेंट मोनोपोली हो, उस सिस्टम के ऑपोजिट कह सकते हैं इसको। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज द बिल ऑफ राइट। इंपॉर्टेंट पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का बिल ऑफ राइट। गारंटी, जो गारंटी देता था फंडामेंटल राइट, सच एज द राइट टू फ्रीडम, ऐसे फंडामेंटल राइट की जो गारंटी देता था। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, जस्टिस टू ऑल सिटीजन, सभी के लिए न्याय। जॉर्ज वाशिंगटन बिकम द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ USA। द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन इज द ऑफिशियल रेजिडेंस इन द वर्क प्लेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ USA। देखिए USA का फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट था वो जॉर्ज वाशिंगटन था। और वाइट हाउस, ये वो जो वाशिंगटन DC के अंदर है, ऑफिशियल रेजिडेंस है इसका, प्रेसिडेंट का। एट दिस टाइम अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं ट्रंप हैं। इम्पैक्ट ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अब इस क्रांति का इफेक्ट काफ़ी बार हरियाणा सिविल सर्विस के अंदर ये पूछा गया, 2014 की एग्ज़ाम था, उसमें ये इम्पैक्ट ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन, इसके बारे में पूछा गया है। कई बार ये और कंपटीशन में भी पूछा जाता है। क्या क्या हुआ इसका इफेक्ट? एमरजेंसी, क्या कर रहा है? एमरजेंसी ऑफ द USA, एमरजेंसी ऑफ द USA का निकलना, बनना। द रिवॉल्यूशन लीड टू द फॉर्मेशन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फॉर्मेशन, ये एक फॉर्मेशन हुआ, नया बना, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना। ए कंट्री विच इवेंचुअली वेंट टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। उस समय इस क्रांति के माध्यम से यूनाइटेड स्टेट बना, जो आज सबसे पावरफुल कंट्री है वर्ल्ड का। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए ट्रू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वास्तव में जो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक जो रिपब्लिक है वो बना। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। डेमोक्रेसी इज प्रैक्टाइज्ड इन द USA इन ट्रू सेंस। वास्तव में इस क्रांति के बाद जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी वो सचमुच वहाँ पे लागू हुई थी। कहाँ पे? USA में। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान। द अमेरिकन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड द ट्रेंड ऑफ हैविंग ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका की क्रांति के बाद में एक ट्रेंड चल पड़ा, सभी देशों ने अपने अपने रिटन डॉक्यूमेंट तैयार किए, रिटन लिखित संविधान तैयार किए। ऑलमोस्ट ऑल द नेशन ऑफ द वर्ल्ड नाउ हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस। ऑलमोस्ट ऑल द नेशन, अब सब के सब देश से अपने अपने रिटन संविधान, लिखित संविधान है सब देशों का लगभग। इंस्पायर्ड रिवॉल्यूशन
द सक्सेस ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड रिवॉल्यूशन वेव्स इन द वर्ल्ड। इसकी सबसे सफलता किस में मानी जाती है कि जो बाद वाली क्रांतियाँ थी वो इससे इंस्पायर्ड थी। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसका हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वह इंस्पायर्ड बाय द अमेरिकन रिवॉल्यूशन, जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन के द्वारा ही इंस्पायर्ड थी। सम वे और द अदर इट आल्सो इंस्पायर्ड इंडिया टू राइज अगेंस्ट द फॉरेन मास्टर्स। अब ये जो हमारी क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति हुई थी हमारे देश में, और बाद में नेशनलिज्म की भावना के तहत हम आज़ाद हुए थे, तो उसमें भी कहीं ना कहीं इस क्रांति का, अमेरिकन क्रांति का इफेक्ट रहा था इंडियन में भी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी रीड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।